अव्ययी भाव समास। कल के वीडियो में मैंने अव्ययी भाव समास को पूरा एक्सप्लेन किया है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो आज मैं तत्पुरुष समास से फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो तत्पुरुष समास हमारा विभक्तियों पर आधारित है। कल की पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि विभक्तियों को ही परसक भी कहते हैं और कारक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे कि कर्ता, कर्ता ने, कर्म को, करण से, इसी प्रकार से आगे 8 प्रकार के कारक माने गए हैं और उनके 8 प्रकार के चिन्ह माने गए हैं। इन्हीं चिन्हों पर तत्पुरुष समास आधारित है। जब तत्पुरुष समास का विग्रह होता है तो ये चिन्ह लगे होते हैं और जब वो समस्त पद में जुड़ जाता है तो वो विग्रह का लोप हो जाता है। ओके बच्चों, तो हम इसे उदाहरण के जरिए भी समझते हैं। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण जैसे मैं लिख रही हूं कि मरणासन, मरणासन, ठीक, ये हमारा समास। अब ये हमको पहचानना है कि ये कौन सा समास है। तो समास को पहचानने के लिए समास का विग्रह करना आवश्यक होता है। तो हम इसका विग्रह करेंगे। मरण को पहुंचा हुआ, मरण को पहुंचा हुआ, पहुंचा हुआ, ठीक, ये इसका विग्रह हो गया। अब हम इसके विग्रह में हमने क्या जाना कि इसमें क्या लगा हुआ है, को। तो को क्या है, एक परसर्ग है। अब हमने तुरंत ही इसको पहचान लिया कि ये तत्पुरुष समास है, क्योंकि जब हमने इसका विग्रह किया तो हमें पता चल गया कि ये को इसमें लगा हुआ है। और तत्पुरुष समास में विभक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है और समस्त पद में विभक्तियों का लोप होता है। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने सीखा कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। ठीक, तो तत्पुरुष समास में कल हम पढ़ रहे थे कर्म तत्पुरुष समास। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्म की चिन्ह क्या है कर्म का, कि कर्म का चिन्ह होता है को, ठीक है। तो इसका मैंने एक उदाहरण आपको बताया, मरणासन, मरण को प्राप्त हुआ। अब आता है करण, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है, से। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे कि भूख मरा, भूख मरा। अब भूख मरा हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये कौन सा समास है। हम इसे ऐसे पहचानेंगे जब हम इसका विग्रह करेंगे। तो इसका विग्रह क्या होगा, भूख से मरा, भूख से मरा, ठीक। अब इसका विग्रह करने से हमें पता चल गया कि ये जो से है इसमें से विभक्ति का प्रयोग है। अब से चूंकि करण से, तो ये विभक्ति का
राजा की सभा। अब इसमें ये विभक्ति चिन्ह की लगा हुआ है, इसी से हमने पहचान लिया कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्लियर बच्चों? ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है? में। अब इसे एक उदाहरण के जरिए समझिए। विद्या प्रवीण, विद्या प्रवीण। ठीक है, अब हम इसे कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है? जब हम इसका विग्रह करेंगे। तो इसका विग्रह क्या हुआ? विद्या में प्रवीण, विद्या में प्रवीण। ठीक, अब ये में हमको पता चल गया कि ये परसर का प्रयोग है, अधिकरण का चिन्ह होता है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अब हम आते हैं अपने दूसरे समास। हमारा दूसरा समास है कर्मधारय समास। ठीक, पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब हम सीखेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास जिस पद में उपमेय और उपमान मतलब विशेषण और विशेष्य दोनों का प्रयोग होता है, वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। विशेषण और विशेष्य आप जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? उपमेय और उपमान। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो जिन शब्दों में इन दोनों का प्रयोग होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि नील कमल, नील कमल। ठीक, ये हमारा एक शब्द है नील कमल। अब हम कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा समास है? अब हम समास को तभी पहचानते हैं जब हम उसका विग्रह करते हैं। नील कमल, इसका हमारा विग्रह क्या होगा? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ठीक, तो इसमें कमल की विशेषता बताई गई है कि कमल कैसा है? कमल नीले रंग का है। तो जहां पर संज्ञा की विशेषता बताई जाए वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। इसमें विशेषण और विशेष दोनों है, उपमेय और उपमान दोनों है, दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास की ये विशेषता ही है कि जिस तत्पुरुष में एक पद उपमेय या विशेषण हो और दूसरा पद उपमेय अर्थात उपमान हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसे एक उदाहरण के तहत और समझिए, जैसे पीतांबर, पीतांबर। ठीक, अब पीतांबर का हम विग्रह करेंगे। पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। ठीक, तो पीला है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि अंबर कैसा है? पीला है। अंबर का दो अर्थ होता है, एक तो अंबर का अर्थ होता है आकाश और एक अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। तो पीला है जो अंबर, अब अंबर की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कर्मधारय समास के अंतर्गत आया। ठीक, क्लियर हो रहा है बच्चों? ओके, अब हम आते हैं अपने चौथे समास पर, जो कि है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु समास। ठीक, ये हमारा चौथा समास। जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक शब्द कैसे? जैसे कोई भी शब्द है उसके पहले संख्या का बोल, जैसे कि पंचवटी, पांच वटों का समूह, पंचवटी। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पांच वटों का समूह। वट मीन्स
नवरत्न, त्रिफला, त्रिभुवन, त्रिलोक। अब जैसे त्रिफला, त्रिफला तीन फलों का समूह, ठीक, तीन फलों का समूह या तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समूह, ठीक। तो द्विगु समास की विशेषता क्या है? यहाँ पर समूह और संख्या दोनों का बोध हो, वहां पर द्विगु समास होता है। समझ रहे बच्चों? चलिए अब आते हैं हमारे पांचवें समास के भेद पर, जो कि है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब हमारा ये पांचवा भेद आया बहुव्रीहि समास, ठीक। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान हो, जैसे किसी भी शब्द का एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है, तो जिसमें ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना तो दूसरा ही पद प्रधान हो, बल्कि एक तीसरे ही पद की जहां पर संभावना या प्रधानता दिखाई जाती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। इसे हम एक उदाहरण के तहत समझते हैं, जैसे कि त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रिलोचन। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि हम बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में काफी समानता मानी जाती है, ठीक। इसमें भी विशेषताएं बताई जाती है, इसमें भी विशेषताएं बताई जाती है, लेकिन इसमें संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी दूसरे, ना तो इसमें पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, इसमें किसी तीसरे की ही विशेषता बताई जाती है और वही प्रधान होता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। इसे थोड़ा ढंग से समझना पड़ता है। त्रिलोचन, अब आप लोग सोचेंगे कि अभी मैम ने समझाया कि जहां पर संख्या का बोध हो, ठीक, तो संख्या का बोध कराने वाले समास को तो द्विगु समास कहते हैं, तो इसमें भी तो तीन लोचन मतलब तीन नेत्र, तो क्या ये द्विगु समास है? नहीं, ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या का बोध हो रहा है, इसमें समूह का बोध नहीं हो रहा है। तीन, जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह किस तरह से आएगा? तीन लोचन हैं जिसके, अर्थात कौन? सबके तीन लोचन होते हैं, अर्थात कौन? अर्थात शिव जी। जिसके तीन लोचन हैं, तो सभी के तो तीन लोचन नहीं हो सकते, ये साधारण चीज तो है नहीं, ये असाधारण चीज है, ये किसी विशेष को ही हो सकती है। तो तीन लोचन है जिसके कौन है? शिव जी है, तो ये एक तीसरे पर्सन को, तीसरी शक्ति को बता रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास। कुछ क्लियर हुआ? चलो एक उदाहरण से और समझते हैं। इसे एक उदाहरण से और समझते हैं, जैसे कि एक उदाहरण मैं ले रही हूं, जैसे कि चक्रपाणि, चक्रपाणि, ठीक। तो इसका हम जब विभाजन करेंगे, चक्र है पानी में जिसके, तो इसका विग्रह क्या होगा? चक्र है पानी में
ठीक है, अब हम कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर समझ लें कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर क्या है। कर्मधारय तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, दूसरा जो पद होता है, जैसे कि हमने नील कमल लिया था, नील कमल, नील कमल लिया था, तो नील कमल में ये दूसरा पद है, ये प्रधान, क्योंकि कमल की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो ये प्रधान हुआ। तो कर्मधारय समास में, ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में, अब बहुव्रीहि समास में जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ ये हमने लिया, तो आप इसे साधारण तौर पर देखें तो नीलकंठ क्या है, नीला है कंठ, ठीक, तो इसे कर्मधारय हो जाना चाहिए। लेकिन खाली ये इतना ही तो नहीं बता रहा है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है, शिव जी का, नीला है कंठ जिसका, कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, अर्थात शिव। ठीक, तो ये सिर्फ और सिर्फ विशेषता नहीं बता रहा है, इसका दूसरा पद प्रधान तो है, लेकिन ये ना तो पहला ना तो दूसरा, इसका तीसरे पद की विशेषता, तीसरा ही पद सबसे अधिक प्रधान हो जाता है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और कर्मधारय में सिर्फ दूसरा पद प्रधान होता है और वो संज्ञा, दूसरा पद संज्ञा होता है और उसकी विशेषता जो बताई जाती है, इसलिए ये कर्मधारय समास होता है। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, अब हमारा एक समास और बचता है, वो है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है, पहला समास अव्ययीभाव, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये हमारा अंतिम समास है। ठीक है, अब द्वंद्व समास की क्या विशेषता होती है, इससे पहले समझ लेते हैं कि द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसके दोनों ही पद एक समान होते हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे कि अब हम इसे ऐसे देखते हैं, जैसे कि माता पिता, माता पिता, ठीक, तो माता और पिता दोनों ही प्रधान है, दोनों ही पद एकदम प्रधान है, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता, ठीक, इसके विग्रह में और लगता है, और यहाँ पर जब ये समस्त पद बनता है तो यहाँ पर हाइफन लगता है या ये विग्रह चिन्ह लगता है। अब देश विदेश, इसके पहचानने का एक तरीका और ये, यहाँ पर छोटा सा योजक चिन्ह लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं योजक चिन्ह, तो ये बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। अब जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह क्या होता है, देश और विदेश, देश और विदेश, ठीक, तो अब हमने जाना कि जहां पर दोनों पद एक समान होते हैं, ना तो पहला ही प्रधान है ना दूसरा ही प्रधान है, दोनों बिल्कुल एक बराबर है, और उसका विग्रह करने पर देश और विदेश, देश और विदेश, और जिसका विग्रह करने पर हमें और बीच में और लगाना पड़ता है,
करने के बाद हमने क्या जाना कि इसकी कौन सा समास है? सही, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ठीक, समझ में आ रहा है? अब हम और उदाहरण से पढ़ते हैं इसको। चौराहा, चौराहा। ठीक, अब हम इसे कैसे पहचाने कि ये कौन सा समास है? अब हम इसका विग्रह करें तो इसका विग्रह क्या होगा? चौराहा, जैसा कि पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह। ठीक, अब ये हमारा विग्रह हुआ। अब विग्रह करने पर हम आसानी से पहचान लेंगे कि जिसमें संख्याओं का बोध होता है और समूह का बोध होता है, संख्या का भी बोध हो रहा है, समूह का भी बोध हो रहा है, वो कौन सा समास होता है? कौन सा होता है? द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, तो आप इसको पढ़कर क्या समझ रहे हैं कि जब भी हम किसी भी समास को पहचान